नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुरहद्दी पीवाई में। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका क्या रोल है हमारे जीवन में और ये किस तरह से हमारे जीवन को आसान बनाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले को याद करने या यूज करने के जो भी ट्रिक या टेक्निक हो सकते हैं उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, अंत तक बने रहना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति के हेल्प से हम किसी भी चीज की ऊंचाई को निकाल सकते हैं या किसी भी चीज की दूरी को निकाल सकते हैं। ऊंचाई और दूरी के बीच में जो संबंध बताने वाला मैथमेटिकल टूल होता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ी है और उसकी ऊंचाई को मापनी है, पता करनी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो क्या मेरे पास ऐसा कोई इंची टेप है जो इतनी बड़ी पहाड़ी को माप सके? मान लेते हैं कि अपना जो सबसे बड़ा शिखर चोटी है, सबसे बड़ी शिखर चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई पता करनी कि इसकी हाइट कितनी है। तो उसे जो मापने का तरीका होता है उसे हम फिजिकली नहीं माप सकते हैं, उसे हम किसी इंची टेप से नहीं मापते हैं। उसे निकालने के लिए एक गणित का यूज करते हैं जिसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बड़े बड़े दूरियों को निकालने के लिए, बड़े बड़े ऊंचाइयों को निकालने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसमें त्रिकोणमिति का यूज होता है। अब हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे क्या। तो त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की कोण और भुजा के बीच में क्या संबंध होता है इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड है पूरा त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, कैसा होता है और किसे कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज हम उसे कहते हैं कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी 3 भुजा हो उसे त्रिभुज कहते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीका से परिभाषित करना चाहे तो एक ऐसा बंद क्षेत्र या एक ऐसी आकृति जो 3 भुजा से घिरा हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और ये भुजाएं एक दूसरे को जहां पर आपस में मिली हुई होती है उसे हम कोण कहते हैं। और जिस पॉइंट पर या जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे से मुड़ी हुई होती है उसे हम वेक्टर द्वारा कोणों का नामांकन करते हैं कि कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये होते कितने प्रकार के हैं। तो त्रिभुज को 2 आधार पे बांटा गया है, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भुजा के आधार पे त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो भुजा के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। उसका जो सबसे पहला भाग है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें तीनों भुजाएं समान हैं, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसका अगला जो टाइप है उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान और द्वि मतलब दो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर इस फिगर को भी हम ध्यान से देखें तो इसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है। इसमें 2 भुजा समान है और एक तीसरी जो भुजा वो अलग है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसका अगला जो टाइप है उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है और किस तरह से बांटा गया है। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज को बांटने का आधार रखा गया है वो 90 डिग्री को आधार बना के बांटा गया है। जिस त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री है उसे अलग कैटेगरी में रखा गया। अगर जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है उसे अलग कैटेगरी में रखा गया। अगर जिस त्रिभुज का तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे एक अलग कैटेगरी में रखा गया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो अर्थात 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अब हम ये देख लेते हैं अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 90 डिग्री कैसे बनता है। अगर हम किसी सरल रेखा पर सीधी लंब डाल देते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है। अगर ये सरल रेखा और लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री है, तो इससे ये बाहर है तो 90 डिग्री से अधिक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। और अगला जो पार्ट है न्यूनकोण त्रिभुज।
एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमें पढ़ना क्या होता है। तो इसमें जो हमें पढ़ना होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो आइए हम आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं और इसके अंग के कौन कौन से नाम होते हैं। तो आइए जानते हैं। आइए हम अब ये देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये और ये मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, उसमें से ये अकेला 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला करके तो 90 डिग्री होना चाहिए। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कोण 90 डिग्री है और त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे कर्ण कहा जाता है, और थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है। अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो बाकी अकेला जो बच गया उसे आधार कहा जाता है। अब सवाल ये उठती है, क्या सर ये हमेशा लंब रहेगा और हमेशा ये आधार रहेगा? तो ऐसा नहीं होता है। ये थीटा के बेसिस पे हमने सब अभी ये कहा कि ये थीटा है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है। अगर हम ये करें कि थीटा को अगर यहाँ हम दे तो थीटा जब यहाँ चला जाएगा तो तुम ही बताओ थीटा के सामने वाला भुजा कौन है? ये भुजा है, ये भुजा नहीं, ये भुजा है। तब अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, तो ये भुजा लंब नहीं होगा, अब ये भुजा लंब हो जाएगा। और ये तो फिक्स है जो कर्ण होता है, और ये आधार हो जाएगा। अब हम ये करते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अगर आपस में भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ तो अनुपात आएगा। हम यहाँ लंब को अगर कर्ण से भाग देते हैं, अगर लंब को कर्ण से भाग दे, एक समकोण त्रिभुज में अगर लंब को कर्ण से भाग दिया जाता है तब जो अनुपात आता है उसे साइन थीटा कहा जाता है। और इसी प्रकार जब आधार को कर्ण से भाग दिया जाता है उसे कॉस थीटा कहते हैं, और लंब को जब आधार से भाग दिया जाता है उसे टेन थीटा कहा जाता है। अब हम इसको पलट देते हैं, अब हम कर्ण को लंब से भाग देते हैं, कर्ण को जब लंब से भाग देते हैं उसका जो अनुपात आता है उसे हम कोसेक थीटा कहते हैं। अब इसको भी पलट देते हैं, अगर कर्ण को जब आधार से भाग देते हैं तब जो अनुपात आता है उसे हम सेक थीटा कहते हैं। और इसको भी अगर पलट देते हैं तब जो आधार को जब लंब से हम भाग देते हैं तब जो अनुपात आता है उसे हम कॉट थीटा कहते हैं। तो इसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। अब इसे याद रखना है, ये त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसे। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और त्रिकोणमिति का इतना यूज है, अगर आप आगे चल करके 11th या 12th में मैथ लेने वाले हैं तो बगैर त्रिकोणमिति का वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये नहीं है। अगर यहाँ आगे जाकर के वहाँ पे 11th या 12th में डिफरेंशिएशन बनाया जाता है, इंटीग्रेशन बनाया जाता है, तो इसमें पूरा त्रिकोणमिति का यूज होता है। तो इसे रटना है। इसे रटने के लिए एक ट्रिक भी है। यहाँ हम देखो L को लंब कहते हैं, आधार को A को आधार कहते हैं और K को कर्ण कहते हैं। ऐसे इसको रटना, जो LAL लाल और KKA लाल का का। तो यहाँ देखो लाल का का, तो L/K, L बट्टा K यानी कि लंब बट्टा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। A/K यानी कि आधार बाय कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। L/A लंब बट्टा आधार बराबर होता है टेन थीटा। और इसी का उल्टा होता है K/L यानी कि कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब होता है कोसेक थीटा। और K/A कर्ण बटा आधार बराबर होता है सेक थीटा। और A/L यानी कि आधार बटा लंब बराबर होता है कॉट थीटा। तो अब जो अगली बात जाननी है वो एक 10th क्लास का ही परिमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय के बारे में जाननी है। तो आइए जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय किसे कहते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय कहता है एक समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अगर हम उसका वर्ग करें तो वन्य दो भुजा आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का अगर वर्ग करें तो अन्य दो भुजा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हम यहाँ से सिर्फ कर्ण निकालना चाहे तो स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाता है तो वो रूट उस पर रूट आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा
कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लंब स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो ये आधार इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हम सिर्फ यहाँ लंब बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से भी अगर स्क्वायर उस साइड जाता है तो रूट में आ जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर हम यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर निकालना चाहें तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से भी हम अगर केवल आधार निकालना चाहे तो ये स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो यहाँ भी रूट अंडर आ जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट कर दें। अब जो हम अगले क्लास में देखेंगे ये प्रश्नावली 8.1 का बेसिक कंसेप्ट था। अब हम अगले क्लास में हम इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नावली 8 का जितना भी प्रॉब्लम रहेगा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप भारतीय भवन रिपेयर करते हैं तो भारतीय भवन में इसका 1.a एक्सरसाइज है, तो उसे आप बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।